बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। कल हम डिस्कस कर रहे थे पैरामीट्रिक लीनियर प्रोग्रामिंग और हमने उसका एल्गोरिथम डिस्कस किया, उसके क्वेश्चन को स्टार्ट किया। उसके क्वेश्चन में पैरामीटर के लिए दो कंडीशन गिवन थी। पहली कंडीशन कि आपके पास जो पैरामीटर है वो टी गिवन था वो टी ज़ीरो हो सकता है या फिर ज़ीरो से बड़ा हो सकता है। हमने टी को ज़ीरो लिया, टी को ज़ीरो लेके पूरी कंडीशन को हमने फाइंड कर लिया और उस कंडीशन से हमारे पास जो ऑप्टिमैलिटी आई थी उसमें ऑप्टिमैलिटी डिस्टर्ब हो रही थी कि अगर आपके पास 1 माइनस टी का आंसर क्या हो, ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, लेकिन से टी का आंसर क्या आ रहा था 1 से छोटा। लेकिन हमारे पास टी का आंसर क्या होना चाहिए था, या तो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए था। लेस देन की कंडीशन किसी सूरत भी नहीं आनी चाहिए थी। तो हमारे सारा काम ज़ीरो तक तो हो चुका, इसका मतलब हमें नेक्स्ट काम किस पे करना है, 1 के लिए करना है। तो हमने कहा कि द रिड्यूस सी जेड कॉस जेड 4 माइनस सी 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी इक्वल्स टू 0 एट टी इज इक्वल्स टू 1 एंड बिकम नेगेटिव फॉर टी ग्रेटर देन 1। कि आपके पास अगर टी 1 से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं टी को 0 पुट करती हूँ, यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, तो ये पूरी चीज़ आंसर क्या देती है, 0 देती है। लेकिन अगर इसी चीज़ में मैं टी को 1 पुट करती हूँ या 1 से बड़ा 2 पुट करती हूँ, तो -1 3 पुट करती हूँ -2, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब है कि मेरे पास ये चीज़ ऑप्टिमैलिटी नहीं दे रही। अब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है रिवाइज सिंप्लेक्स में भी कि अगर जेड रो कोएफिशिएंट जो नेगेटिव आ रहा होता है उसको हम लोग एंटर करा देते हैं और एंटर कराने के बाद उसके अकॉर्डिंग हम लीविंग चेक करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, Z4 माइनस C4 मतलब आपके पास जो X4 का कोएफिशिएंट था वो नेगेटिव आ रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो लास्ट ऑप्टिमल टेबल हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है, उसी में ही X4 को हम एंटर कर देंगे। X4 को जब एंटर करूँगी तो रेशो फाइंड करूँगी। ठीक है, 5/1/2 करूँगी तो 10 रेशो, 30/0 करूँगी तो इन्फिनिटी एंड 10/-2 करूँगी तो -5 रेशो। अब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है ही सिर्फ 10, तो 10 और इन्फिनिटी में से आपके पास छोटी कौन है, 10, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास लीव कर जाएगा आपके पास x2 लीव कर जाएगा। इसका मतलब है कि जो मेरे पास पहले मैंने बेस बनाई हुई थी x2 x3 x6, इसमें हमारी बेस क्या बन जाएगा, हमारे पास बेस x2 की जगह जाएगा x4 x3 और x6 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट बेस फाइंड करती हूँ, तो आपके पास फॉर्म बनेगी, तो बेस फॉर्म हो जाएगी, पहले हमने XB0 का नाम दिया था, अब हम XB1 का नाम देंगे। XB1 बन जाएगा, x2 की जगह x4 आ जाएगा, x3 और x6 एज इट इज़ ऊपर ट्रांसपोज, जैसे हम लोग रिवाइज सिंप्लेक्स में कर रहे थे सेम उसी तरीके से हम इसमें भी कंटिन्यू करेंगे। B1 आपके पास बन जाएगा x4 के अकॉर्डिंग P4, x3 के अकॉर्डिंग P3 और P6। P4 आपके पास है 1 0 0, P6 है 1 2 0 और ये 0 0 1। ठीक है, बेस बन गई। फिर हमें CB0 चाहिए होता है, अच्छा अब बेस B1 बन गया, B1 इन्वर्स भी हमें चाहिए, तो B1 इन्वर्स वही डायरेक्ट कैलकुलेटर वाला तरीका यूज़ करेंगे, तो B1 इन्वर्स आपके पास आ जाएगा, आपके पास B1 इन्वर्स बनेगा 1 -1/2 0 0 1 0 0 0 1/2। फिर हमें क्या चाहिए होता है, फिर हमें चाहिए XB1, फिर हमें सोल्यूशन कॉलम चाहिए। ठीक है, हम चेक करना है कि हमारा, क्योंकि अब हम रिवाइज सिंप्लेक्स में पहुंच चुके हैं, अब हमने रिवाइज सिंप्लेक्स अकॉर्डिंग बेस बनाई, उसका इन्वर्स फाइंड किया। पहले हमने जो था उसका XB1 जो पूरा सोल्यूशन था वो डायरेक्ट लिखा था, क्योंकि उसमें टी इन्वॉल्व हो रहा था। अब हमारे पास वो चीज़ से हट की नेक्स्ट चीज़ आनी है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले CB0 लिख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट लिखते हैं CB1 ऑफ टी। अच्छा, P4 है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x4 का कोएफिशिएंट 0, P3 का कोएफिशिएंट 5 + 5t और P6 का कोएफिशिएंट x6 का कोएफिशिएंट 0। इसके अकॉर्डिंग हमें अब सोल्यूशन कॉलम चाहिए, क्योंकि अगर हमारा अब नेक्स्ट जेड रो कोएफिशिएंट सारे के सारे पॉजिटिव आ जाते हैं तो वही सोल्यूशन कॉलम हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सोल्यूशन कॉलम को फाइंड करने का तरीका आपको पता है। सोल्यूशन कॉलम क्या होता है, पहले XB0 था, तो अब हम उसके XB1 का नाम देंगे। वो फार्मूला होता है B1 इन्वर्स इंटू B। B1 इन्वर्स आपके पास है 1 -1/2 0 0 0 1/2 0 1 0। ठीक है, और B क्या है, गिवन कंस्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड, वो है 40 60 एंड 30। इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आएगा 30 10 30 30 का ट्रांसपोज। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास सारी चीज़ें पूरी होगी। अब यही हमारा आंसर होगा अगर मैं जेड रो कोएफिशिएंट्स फाइंड करूँ और किसी का आंसर भी लेस देन 0 ना आए। ठीक है, मैं हेडिंग देती हूँ, जेड रो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स क्या बन जाएगा,
किसके लिए पहले फाइंड करना है? अच्छा, अब हमारे पास जो बी है ना, बेस है, उसके अंदर मौजूद है x4, x3 और x6, मतलब x1, x2 और x5 का हमने z रो कोफिशिएंट्स फाइंड करने, जो बेस के अंदर होते हैं उनके अलावा हमने बाकी सबके फाइंड करने होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास बन जाएगा, तो पहले हमने फाइंड करना है z1 माइनस c1, z1 मतलब माइनस c1 मतलब हमें cb1 b1 इन्वर्स p1 माइनस c1 फाइंड करना है, ठीक है। cb1 आपके पास क्या है? cb1 आपके पास है 0, 5 + 5t इंटू 0, b1 इन्वर्स आपके पास है 1 माइनस 1/2, 0 0 1 0 0 0 1/2, p1 आपके पास है गिवन फंक्शन में, गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में या गिवन एलपी मॉडल में x1 के कोफिशिएंट्स वाला कॉलम, ठीक है। तो वो आपके पास बन जाएगा 1, वो आपके पास है 131 माइनस c1 क्या है? गिवन फंक्शन में, गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोफिशिएंट, ठीक है। तो वो है 3 माइनस 60, ठीक है। इस पूरी चीज़ को सॉल्व करूँगी तो आंसर आपके पास आएगा, आंसर आएगा, एक मिनट सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले पूरा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका आंसर आ जाएगा 5 + 5t/2,